नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने गेस्ट से परिचय करवा दें। सुगंधा सचदेव है हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से, भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और अनिल घनवट साहब हैं जो प्रेसिडेंट है स्वतंत्र भारत के। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज की कुछ बड़ी खबरों की, उस पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड से अगर बात करें तो सोना, जहां पर डॉलर और यील्ड में जो कमजोरी आई है उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। चांदी की बात करें तो यूएस में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में गिरावट आई है, जो एक अहम ट्रिगर है सिल्वर के लिए। क्रूड की बात करें तो ओपेक प्लस का जो फैसला था वो पुराने करार के हिसाब से ही उत्पादन में बढ़ोतरी मार्च में भी करेंगे। 4 लाख अतिरिक्त उत्पादन की बढ़ोतरी मार्च में होगी, यानी जो ज़्यादा बढ़ोतरी का जो अनुमान था और जो डिमांड थी यूएस, इंडिया और जापान की तरफ से, वो पूरी नहीं हुई। नेचुरल गैस की बात करें तो साउथ और सेंट्रल यूएस में ज़्यादा सर्दी से वहाँ की जो वेल्स है वो फ्रीज हो गए हैं, उससे उत्पादन पर असर हो रहा है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की बात करें तो यूरोप, जापान में फैक्ट्री एक्टिविटी बढ़ी है, जो एक इसके लिए सपोर्टिव फैक्टर है। वही जिंक की बात करें तो यूरोप में दूसरा स्मेल्टर्स बंद हुआ है, यानी उत्पादन कम होने की आशंका और बढ़ गई है। निकेल की बात करें तो इन्वेंट्री कम होने से लगातार कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। भाव प्रीमियम पर भाव है, 2009 के बाद सबसे ज़्यादा प्रीमियम निकेल को मिल रहा है। वहीं एल्युमिनियम की बात करें तो मजबूत मांग, कम सप्लाई और ऊंचे एनर्जी कॉस्ट से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं तो मेंथा ऑयल सबसे पहले, जहां पर हालांकि आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग से यहां पर सहारा मिला है। कॉटन की बात करें तो 1 अक्टूबर जो कॉटन का सीजन होता है, वहाँ 1 अक्टूबर से लेकर अब तक 1 फरवरी तक आवक 36% ज़्यादा रहा है, उससे ऊपरी स्तरों पर कॉटन पर दबाव दिख रहा है। हल्दी की बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र में नई फसलों की आवक शुरू हो गई है। जीरे की बात करें तो अप्रैल-नवंबर में एक्सपोर्ट पिछले साल से 20% कम है। धनिया कम सप्लाई की स्थिति बरकरार है। कैस्टर 3 साल में सबसे कम उत्पादन अनुमान से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं ग्वार नए ट्रिगर के इंतजार में अब बाजार असमंजस की स्थिति है कि आगे डिमांड अब यहां से कैसे रहेंगे, उसके बाद एक डिसाइसिव मूव ग्वार में दिखेगी। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले सुगंधा जी, क्रूड की बात होगी, क्योंकि ओपेक प्लस का फैसले को आप किस तरह देखती है? क्या इससे क्रूड मार्केट पे बड़ा असर नहीं होगा, इस रेंज में ही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही डिस्काउंटेड था? गुड मॉर्निंग विष्णु, मुझे लगता है प्राइसेस स्लाइटली रेंज में ही ट्रेड करेंगे। हमने ऑलरेडी पिछले 7 हफ्तों में स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं और प्राइसेस आर ऑलरेडी ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू 7-year हाइज। अभी अगर देखें तो ओपेक प्लस बहुत मुश्किल हो रहा है उनको अपना आउटपुट इंक्रीज करने में, और बहुत ज्यादा आइडल कैपेसिटी भी नहीं है, और जो कंज्यूमिंग नेशंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी काफी हद तक कम हुई है, बिकॉज most of the world, the developed world is moving towards the renewable और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ एक फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो फॉसिल फ्यूल्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। वहीं रशिया और यूक्रेन की टेंशंस बनी हुई हैं, जिससे भी जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बना हुआ है प्राइसेस में, बट यस दिस फैक्टर इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। और अगर हम एक और एस्टिमेट्स की बात करें तो जनवरी के मंथ में ओपेक प्लस अपना प्रोडक्शन 400,000 बैरल से नहीं बढ़ा पाए हैं, रादर दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज आउटपुट बाय ओनली 250,000 बैरल्स ओनली। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी देखना बहुत जरूरी रहेगा कि फरवरी के महीने में भी अपना आउटपुट कितना बड़ा। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर सुगंधा जी का। चलिए अब भाविक के पास आते हैं। भाविक, अब आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में 6,600 के नीचे है भाव, मौजूदा भाव पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो कच्चे तेल में आप क्या सलाह देंगे? देखिए कि अभी भी एक्चुअली उसका ट्रेंड तो फिर भी बुलिश ही है, क्योंकि आगे जाके कि अगर हम देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि ओपेक प्लस के पास स्पेयर कैपेसिटी है भाव बढ़ाने के लिए। पर हाँ, थोड़ा बहुत ओवरबॉट ज़रूर से हो गया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो करंट भाव से 620 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट मेरा 6500 का ही रहेगा, तो इंट्राडे यहीं से आप शॉर्ट कर सकते हैं 6620 के स्टॉप लॉस से। सुगंधा जी, अब बुलियन की अगर मार्केट की अगर बात करें तो आज हालांकि गोल्ड में तेजी दिख रही है, लेकिन चांदी की कीमतों पर दबाव है। बुलियन में आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में कहां ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे के लिए?
विश्वमन सेल साइड पे रहना मैं प्रेफरेबल रखूंगी। सिल्वर में स्पेशली सिल्वर की प्राइसेस हाई लेवल से कुछ प्रेशर फेस कर रहे हैं। इवन तो आज मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग की तरफ, जहां ये एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक फर्दर रेट हाइक कर सकते हैं आफ्टर देयर फर्स्ट रेट हाइक ड्यूरिंग द पैंडेमिक एरा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो जहां एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का फर्दर रेट हाइक हो सकता है और मॉनेटरी टाइटिंग फर्दर हो सकती है। तो उससे मार्केट मुझे लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगी इवनिंग सेशन में, बट ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि भी फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है सिल्वर की प्राइसेस में। सो मैं सिल्वर में सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 61,800। स्टॉप्स रहेंगे 62,250 ऑन द हायर साइड और डाउन साइड हमारे टारगेट्स रहेंगे 16,500। ओके ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर के लिए। चलिए अब भाविक, अब आप गोल्ड में बताइए, गोल्ड में अगर किसी को ट्रेड करना है तो किस लेवल में एंट्री करे? क्या 48,100 का जो लेवल है ये एंट्री का सही मौका है, या डिप में बाइंग करने की सलाह? 48,000 के नीचे आने दे फिर गोल्ड की खरीदारी करें। देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड एटलीस्ट इंट्राडे थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हालांकि सिल्वर थोड़ा नेगेटिव है, पर गोल्ड में काफ़ी टेलविंड अगर हम देखें तो आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 47,900 के करीब आता है तो वहां से लॉन्ग कर सकते हैं 47,760 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे 48,150 का। हालांकि आज ईसीबी की भी बैठक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठक है, तो शाम को हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से और लाइट पोजीशन से ही आज इंट्राडे कर सकते हैं प्रेशियस मेटल में। यानी स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, 47,760 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले 48,150 के लिए। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हालांकि जो 2 दिनों की जोरदार तेजी थी उसके बाद अब थोड़ी वीकनेस है, आज 3% के आसपास की कमजोरी है। सुगंधा जी, आपका व्यू नेचुरल गैस पर? तुमने ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज आते हुए देखा है, वॉलेटिलिटी काफी हाई है यूएस में। कोल्ड वेदर अभी भी परसिस्ट कर सकता है एटलीस्ट टिल मिड ऑफ फरवरी, और आउटपुट भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इट हैज फॉलन टू द लोएस्ट लेवल सिंस जुलाई 2021। तो ये सारे फैक्टर्स नेचुरल गैस की प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी मुझे लगता है 415 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट करेगा। सो नेचुरल गैस में मेरी सेलिंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 410। स्टॉप्स रहेंगे 418 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 390 एंड देन 382 एज वेल। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट बजट एग्री सेक्टर के इम्पैक्ट पर। हमारे साथ अनिल घनवट साहब हैं, स्वतंत्र भारत के प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अनिल जी, बजट को अगर आप देखें तो डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एग्री सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन कोर चीज़ें ठीक करने की कोशिश हो गई, जिसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा एग्री सेक्टर में। साथ ही कुछ ऐसे अनाउंसमेंट भी किए गए हैं जिससे एमएसपी पे सीधे खरीद और सीधे भुगतान में मदद मिलेगी। जो अनाउंसमेंट हुए वो 2,70,000 करोड़ के आसपास के। तो इससे कितना फ़ायदा मिलेगा और ओवरऑल आपको बजट कैसा दिख रहा है, अनिल जी? बजट तो बिल्कुल निराशाजनक है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या दे रहे हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो तो किसान पहले ही यूज कर रहा है। उसमें नया क्या है? हम तो ये अपेक्षा करते थे कि इस बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड टेक्नोलॉजी ये अगर देते किसानों को, तो ऑयल सीड्स में जो काम करना चाहती है सरकार, वो जो डेफिसिट है हम ऑयल सीड के बारे में, वो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते थे, वो नहीं दे रहे। और क्या ड्रोन और ट्रैक्टर, ये क्या टेक्नोलॉजी है क्या? तो इससे किसानों को कुछ नहीं मिला है। एमएसपी तो पहले से ही मिल रही है, वो मिलती रहेगी जब तक डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ होना चाहिए था, उसके लिए कुछ नहीं है। ऑयल सीड्स के बारे में उन्होंने कहा है कि हम उसको प्रमोट करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे उसके बारे में कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स अलॉट होते हैं वो खर्चा भी नहीं करते। पिछले साल का बहुत ही बाकी है, इस साल तो थोड़ा कम हो गया है, उसमें भी फंड्स कम हो रहे हैं। तो इसमें किसानों को कुछ ये बजट अच्छा नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है, काफी निराशाजनक है। और सबसे अहम बात तो ये है, एक तरफ ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब उसमें टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करनी है, जो नेचुरली जो आता है वो हमें खाना है या उगाना है। जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो स्थिति थी, वो उस समय हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। PL 480 के तहत हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा, तब हमारा देश भूख कुछ खा सका।
अब अगर फिर से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो श्रीलंका के जैसे हमारे देश के किसानों का बड़ा नुकसान होगा। तो ये बहुत ही गलत तरीका है खेती के लिए। खेती को पीछे ले जाने की ये घोषणा है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं है, एनर्जी के बारे में ये बहुत ही जरूरी चीज है। फार्मिंग सेक्टर में बिल्कुल खराब तरीके से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, किसान खेती नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में तो आंदोलन शुरू है इसके बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, सोलर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इस बजट में खेती के लिए कुछ भी नहीं है। जो पहले से हर बजट में ऐसा ही होता है, ये बजट भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है किसानों के लिए। स्टार्टअप्स के जरिए किसानों को सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी और एग्री स्टार्टअप्स की फंडिंग नाबार्ड से होगी। क्या एग्री स्टार्टअप्स का फायदा ग्राउंड लेवल तक मिल पाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए वो नहीं है। इतने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स है, इतने लाइसेंस है कि आदमी 2-3 साल उसका फॉलोअप लेके परेशान हो जाता है, छोड़ देता है उसमें। आप कहीं भी अगर पैसा नहीं देते किसी ऑफिसर को तो आपको परमिशन नहीं मिलता है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है हमारे देश के लिए, और ये सत्य है। हमने भी कोशिश की है, बहुत ही बुरी हालत है इस देश में ब्यूरोक्रेसी की। अगर वो नहीं सुधरती है तो ये नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इस बजट में ये खेती में या रिटेल में एफडीआई को हमने ये करना चाहिए था, उसका स्वागत करना चाहिए था, एफडीआई इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। अब जो कुछ भी है बिग बास्केट वगैरह, उनको सिंगल कमोडिटी वो प्रमोट कर सकते हैं। ये छोड़ के उनको आने दो, सभी सेक्टर्स में आने दो, तो किसानों के लिए ग्राहक बढ़ेगा, बायर्स बढ़ेंगे, तो किसानों को फायदा मिलेगा, कंपटीशन होगा। वो छोड़ के बाकी सब आप कर रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। सवाल आपसे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे चर्चा हुई, जिससे छोटे किसान और जो छोटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो उनको बेहतर लॉजिस्टिक सेवा देने की कोशिश की जाएगी। क्या इससे पोस्ट हार्वेस्ट जो दिक्कतें होती है क्या वो सॉल्व होगी, और किसान को लॉजिस्टिक की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आपको लग रहा है ये खत्म होती हो? लॉजिस्टिक तो होना चाहिए, यानी स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए, गोडाउन्स होने चाहिए, और हमारे खेत तक अच्छे रास्ते होने चाहिए। रोड्स अगर अच्छे नहीं है तो प्री कूलिंग वैन हमारे खेती तक नहीं आ सकती, गांव तक नहीं आ सकती। लेकिन कोल्ड स्टोरेजेस के लिए जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए वो नहीं मिलती है, और गोडाउन्स के बारे में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार कभी भी स्टॉक लिमिट्स लगा देती है। कोई अगर कोई 10,000 क्विंटल किसी चीज का स्टोरेज करता है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद बेचने के हिसाब से, और गवर्नमेंट अगर स्टॉक लिमिट लगा देती है तो उसका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो कोई ये रिस्क नहीं लेता, इसलिए इसमें गोडाउन्स में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी ऐसे मुझे नहीं लगता है। जब तक कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट स्क्रैप नहीं हो जाता तब तक इस तरह की इन्वेस्टमेंट कृषि में आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बारीक बातें हैं जो एग्री सेक्टर है उसको लेके बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, ये समय की मांग है, ये अनिल घनवट साहब का मानना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी। सुगंधा जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है क्या आज? अगर किसी ट्रेडर्स को अगर कोई टॉप ट्रेड अगर चुनकर देना हो तो आप क्या सलाह देंगी आज? मैं 2 ट्रेड्स पिक करना चाहूंगी आज के सेशन के लिए। अभी अगर हम देखें तो फेड ऑफिशियल्स ने काफी ज्यादा क्लैरिफाई किया है, मॉनेटरी टाइटनिंग का जो पाथ है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड नहीं होगा, इवन दो मार्च में फर्स्ट रेट हाइक हो सकता है। उसकी वजह से वापस से कुछ स्लाइटली रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स वापस आए हैं मार्केट में। मुझे लगता है यहाँ पर फर्स्ट पिक मेरी रहेगी एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 240, स्टॉप्स रहेंगे 238 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 243। एल्यूमिनियम के इंडिविजुअल फंडामेंटल्स की भी बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चाइना में एनर्जी कंजम्पशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स इंपोज किए जा रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन काफी हर्ट हो रही है। तो ये फैक्टर काफी सपोर्टिव है एल्यूमिनियम के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ मैं निकल में शॉर्ट करना प्रेफर करूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1737। निकल में शॉर्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज निकल के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा सर्ज आते हुए देखा है। इवन दो फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव है और इन्वेंटरीज भी काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रही है एट एलएमई एज वेल एज एट शंघाई।
बट स्टिल मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो 1737 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 1750 और डाउनसाइड हमारे टारगेट्स रहेंगे 1705। 1705 के लेवल के लिए आप यहां पर सेल करके जा सकते हैं। 1730 का 1730 का ही आपने स्टॉप लॉस बताया सुगंधा जी। विश्वमोहन में 1750 का स्टॉप रहेगा, 1737 पे सेल करें और 1705 का टारगेट रहेगा। 137 रुपए पे सेल करना है, 1750 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लिया। वही एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह है, 241 रुपए पे खरीदे, 244 रुपए के टारगेट के लिए 239 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। भाविक अगर कोई टॉपिक आपकी तरफ से आज क्या होगी बेस मेटल्स में, कॉपर और जिंक, ये दोनों आपको पसंद आ रहा है? निकेल एल्युमिनियम सुगंधा जी ने बता दिए, कॉपर और जिंक पर आपकी सलाह चाहिए। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं अगर ज़िंक की बात करूँ तो ज़िंक में अभी भी अगर सप्लाई अगर देखें तो काफ़ी टाइट है और इन्वेंट्री भी देखें तो वो भी कम है। तो आई थिंक फंडामेंटली अभी भी ज़िंक स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं से मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा 296.50 के स्टॉप लॉस से और टारगेट रहेगा 300.50 का। और अगर कॉपर की बात करें तो हालांकि कॉपर फंडामेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर टेक्निकली मैं देखूँ तो जनवरी से 760 और 761 एक रेजिस्टेंस है कि जहाँ पे वो आके अटक जाता है और वहीं से नीचे एटलीस्ट हमें 730 से 725 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल भी अगर देखें तो 759 का हाई मारा, आज भी 759 के करीब ही आया और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक 762 के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर से रहेगी इंट्राडे में। तो 757 पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 751 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 762 का। ओके, यानी कॉपर बेचने की सलाह है और जिंक खरीदने की सलाह है। कॉपर आप बेचे 751 के टारगेट के लिए, वही जिंक खरीदे 300 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए थी। 300 रुपये के ऊपर जिंक जा सकता है। तो ये दो कॉल भाविक की तरफ से और सुगंधा जी की तरफ से दो कॉल्स थे, वो निकेल सेल करने की सलाह और एल्युमिनियम बाई करने की सलाह। चलिए अब वापस एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं और मसालों की चाल पर अगर नज़र देखें तो आज हल्दी और जीरे में हल्की तेजी है, लेकिन आज धनिया की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। हमारे साथ प्रेमचंद मोटा है, जाने माने मसाला ट्रेडर है। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर आपने जो पिछला टारगेट हल्दी और जीरे को लेकर दिया था वो तो हिट हो गए हैं, अब क्या अब नई पोजीशन अगर किसी को बनानी है और हल्दी और जीरे में, तो आप क्या सलाह देंगे उनको? अभी सुनने वाले को नमस्कार। लास्ट वीक हमने जो एडवाइस दी थी वो भगवान की कृपा से 100% राइट होने से सुनने वालों का करीबन 15-20 लोगों का मुझे अभिनंदन का फोन आया था। हमने उस दिन 108, 110 में एनसीडीएक्स हल्दी अप्रैल में वायदा बेचने के लिए बोला था, प्रॉफिट खाने के लिए बोला था। वो आज 13 रुपये घट करके ₹97 हो गया है और इसमें और भी 400 रुपया 500 रुपया बाजार घट सकता है क्योंकि नया माल का प्रेशर सब जगह चालू हो रहा है धीरे धीरे। और निजामाबाद में कल 10,000 बोरा नया माल की आमदनी थी और रेडी में मार्केट 300 रुपये कल ढीला था। उसी तरह सांगली में भी आमदनी बढ़ रही है, 5,500 बोरे की कल आमदनी थी और बाजार 200-300 रुपये ढीला था। और इरोड में भी जो 2,000-2,500 बोरी आमदनी चलती थी वो भी अभी 5,000-6,000 बोरे होने लग गई है और वहां भी बाजार कल 100 रुपये ढीला था। उसी तरह बसमत, हिंगोली, नांदेड़ यानी मराठावाड़ा में भी कल मार्केट 200-300 रुपये ढीला था और हिंगोली में 2 दिन पहले नया माल की 50 बोरी की आमदनी भी हो गई कि जो लोग बोलते थे मार्च एंडिंग पहले नया माल नहीं आएगा। इसी तरह थोड़ा मनोवर्ती ढीला इसलिए हो रहा है कि वो हाजिर में रेडी में डिमांड बिल्कुल नहीं है और जो बाजार झूठ मूठ का तेजी किया था वो अभी टिकने वाला नहीं है। और निजामाबाद के प्रतिष्ठित व्यापारी अमृतलाल भाई का तो कहना है कि इस भाव में बाजार 800 रुपया से 1,000 रुपया क्विंटल यानी 8 रुपये से 10 रुपये किलो और घट सकता है। बाकी मेरा मानना है कि बाजार 400 रुपया घटना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि 9,000 के नीचे आएगी? नहीं, हमारा ध्यान है जैसे अभी 9,700 तो ये 91, 92, 93 का लेवल में आ जाएगा। और जीरे रेडी माल बहुत नीचा है, रेडी माल की पैरिटी से उनको आज वायदा जो है काफी ऊंचा है। अभी रेडी माल के हिसाब से 4-5 रुपया घटना उचित है। ओके, तो सर अब जीरे पर बात कीजिए। जीरे भी में भी काफी अच्छी तेजी आ गई है, 19,000 के ऊपर टिका हुआ है। जीरे में क्या लग रहा है? हाँ, जीरा जो वायदा नीचे में 2-3 महीना पहले 155 था, वो हमने जब लास्ट रिपोर्ट दिया था 185 था, वो बढ़ करके 200 रुपया हो गया था।
अब एक वास्तविकता है कि जब इतना बाजार बढ़ता है तो प्रॉफिट टेकिंग भी आता है, जिसके हाथ में नया पुराना माल भी है वो भी एक बार अपना मुनाफा खाएंगे और किसान लोग भी अपना माल लाएंगे। तो इसलिए तो प्रॉफिट टेकिंग से बाजार घटा है। 200 रुपया वाला वायदा वापस 190 to 192 हो गया है। तो इसमें क्या है, थोड़ा बाजार प्रॉफिट टेकिंग हिसाब से रिएक्शन रख सकता है। और बाकी भविष्य जीरा का बहुत अच्छा है। ये जीरा इस साल अब मई और जून में बहुत नया भाव दिखाएगा, जो हम लोगों ने सोचा नहीं होगा ऐसा भाव दिखाएगा। ओके यानी जीरे के जो फंडामेंटल्स है वो तेजी के है, लेकिन अभी हो सकता है कि अभी जो एक वन वे रैली आई है उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखे, लेकिन आगे उनको लग रहा है कि जो मिडिल ऑफ ईयर जो इस साल के मध्य तक अच्छी तेजी जीरा दिखा सकता है। हालांकि हल्दी में अब लग रहा है कि 400 रुपए मौजूदा लेवल से नीचे आ सकता है। शुक्रिया प्रेमचंद मोटरा जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो पिछले कॉल से जो सही हुए इस बार भी सही हो। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविक आपका, आप दोनों ने भी बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए नॉन एग्री मार्केट के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।